चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक आपने पढ़ा था बड़ा इंपॉर्टेंट, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। अच्छे से आपको पढ़ लेना है, याद कर लेना है उसको। अभी हम आगे चलते हैं। अब जो अगला टॉपिक आपके मॉड्यूल में दिया है दैट इज रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद अदर सब्जेक्ट्स और अदर डिसिप्लिन। मॉड्यूल ले लेता हूं, आप भी निकालें। टॉपिक नंबर 7 है ये आपके चैप्टर का, रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद अदर डिसिप्लिन या सब्जेक्ट्स। बड़ा आसान सा टॉपिक है दोस्तों। ये कहना चाहते हैं कि जब एक पर्सन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट करता है तो उसको न केवल ऑडिट की नॉलेज की आवश्यकता होती है, बल्कि ऑडिट के साथ साथ जितने भी रिलेटेड या इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उन सबका भी रिलेशनशिप ऑडिट के साथ होता है। सो एन ऑडिटर मस्ट हैव नॉलेज ऑफ नॉट ओनली ऑडिट बट अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। तो ये टॉपिक का पहले आपको ब्रीफ दिया हुआ है मॉड्यूल में, उसके बाद डिटेल दिया है। मैं सिर्फ ब्रीफ को डिस्कस करूंगा, वही आपको ध्यान रखना है। देखिए, पहला ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, वेरी इजी। जब आप ऑडिट करते हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ही तो चेक करते हैं, तो बिना अकाउंट्स की एडिकेट नॉलेज के आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट नहीं कर सकते। अकाउंटिंग की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। सेकंड है ऑडिटिंग एंड लॉ। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उस पर कोई ना कोई लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस तो एप्लीकेबल होते ही हैं। और स्पेशली जो कॉर्पोरेट बॉडीज होती हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं, उन पर तो बहुत सारे लॉज एप्लीकेबल होते हैं। लाइक बैंक्स है, ट्रस्ट है, इंश्योरेंस कंपनी है, कंपनीज हैं। देयर आर सो मेनी लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल। तो ऑडिट करते समय उन सब की भी नॉलेज ऑडिटर को होनी चाहिए। नेक्स्ट इज ऑडिटिंग एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स भी एक बड़ा बेसिक सब्जेक्ट है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिस एनवायरनमेंट में रह के काम करती है, जिस सोसाइटी में आप बिजनेस करते हैं, तो वहां पे जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फोर्सेज हैं, वो आपके बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। जैसा आप पढ़ते ही हैं, डिमांड है, सप्लाई है, प्रोडक्शन है, कॉस्ट है, ये तमाम चीजों की जानकारी ऑडिटर को भी होनी चाहिए, ताकि उन्हीं बातों को ध्यान में रख के वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट कर पाए। उसके बाद है ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंस। ये थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, जैसे आपको ध्यान रखना है। अकाउंटिंग इजी था, लॉ इजी था, इकोनॉमिक्स इजी है। नाउ दिस इज ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंस। दोस्तों, हम जब किसी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट करते हैं तो वी डील विद पीपल। हम वहां पे लोगों के साथ हमारा संपर्क होता है। हमें इंफॉर्मेशन लेनी होती है मैनेजमेंट से। हमें स्टाफ के, वहां के जो कर्मचारी हैं, उनकी एक्टिविटीज को, ट्रांजैक्शंस को, ऑपरेशंस को चेक करना होता है। सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट यू हैव टू डील विद मेनी पीपल। और आप जानते हैं लोगों के रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फंक्शंस, पावर्स, ऑथोरिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब अलग अलग होते हैं। यहां तक कि लोगों का बिहेवियर और नेचर अलग अलग होता है। यू हैव टू डील विद ऑल काइंड ऑफ पीपल। तो वो सब नॉलेज आपको बिहेवियर साइंस की होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद है ऑडिटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। ये भी इजी है। मैथमेटिक्स और स्टेट्स की आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कई तरह की कैलकुलेशंस भी ऑडिट के दौरान हमें जरूरत पड़ती है। ऑडिटिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग। आजकल जमाना इंटरनेट का है, सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, इसलिए ऑडिटर को इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, कंप्यूटराइजेशन, इन सब की नॉलेज होना भी जरूरी है। ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी आसान है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी जानकारी ऑडिटर को होनी चाहिए। और उसके बाद ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शन। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की ऑडिट कर रहे हैं तो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी तमाम चीजें हैं वो भी ऑडिटर को नॉलेज होनी चाहिए। तो ये टॉपिक बड़ा आसान है। सिर्फ उन्होंने ये बताया है कि बीइंग एन ऑडिटर यू शुड हैव नॉलेज ऑफ अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। दैट्स इट। फाइन, आगे चलते हैं। आसान टॉपिक था, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। नाउ टॉपिक नंबर 8। फाइन, टॉपिक नंबर 8 ये थोड़ा सा टेक्निकल लग सकता है आपको। देखते हैं, पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आप फिर चलते हैं। टॉपिक नंबर 8 इज स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस। स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस यानी इस टॉपिक में हम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने एक दिन कहा था आपसे कि जिस तरह से अकाउंट्स में आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं,
ऐसे ऑडिट में भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं जिन्हें हम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अदर स्टैंडर्ड्स ऑल्सो कहते हैं, उनके बारे में आप बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या है, हमारी इंडिया में जो ये प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, इसको गवर्न करने वाली जो एपेक्स इंस्टीट्यूट है वो है ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ICAI की जो मेन गवर्निंग बॉडी है, मैनेजिंग बॉडी है, वो है काउंसिल। जैसे कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, वैसे ICAI की मेन गवर्निंग बॉडी उसकी काउंसिल है। और फिर काउंसिल के नीचे देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स, देयर आर सो मेनी डिविजन्स, देयर आर सो मेनी कमिटीज। बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स, बहुत सारी अलग अलग कमिटीज हैं। जैसे मेंबर सेक्शन है, स्टूडेंट सेक्शन है, स्टडी मटेरियल डिपार्टमेंट है, डिसिप्लिनरी कमेटी है, एथिकल बोर्ड कमेटी है, इस तरह से अलग अलग कमेटी, एग्जामिनेशन कमेटी है ना। इसी सीक्वेंस में मैं यहाँ दो बोर्ड्स के नाम लिख रहा हूं, एक है ASB, एक है AASB। थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल है। ASB बोले तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, और AASB जो है उसे बोलते हैं ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड, शॉर्ट में लिख रहा हूं बोर्ड। ASB इज नॉन एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एंड AASB इज नॉन एज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अब आप नाम से ही समझ सकते हैं इसका काम क्या है, टू डेवलप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो फ्रेंड्स, इसका काम क्या होना चाहिए, आई वुड से टू डेवलप ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना। उसका काम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना है और इसका काम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना है। बड़ा आसान है, फाइन। अभी क्या है, ये नेशनल लेवल पे काम करती है ICAI, हमारे इंडिया में इसका एरिया ऑफ वर्क है। इसी प्रकार से इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज कॉल्ड IFAC, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, ठीक है ना। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, US में इसका ऑफिस है। 1971 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। एक बात समझिए दोस्तों, व्हाई डू वी डेवलप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स? दोनों स्टैंडर्ड्स हैं, एक अकाउंटिंग के हैं और दूसरा ऑडिटिंग के हैं। इन्हें क्यों डेवलप किया जाता है? द मेन पर्पस ऑफ डेवलपिंग the accounting standards as well as auditing standards is standardization or harmony, or I can say uniformity। समझ रहे हैं आप? स्टैंडर्डाइजेशन, हार्मनी और यूनिफॉर्मिटी। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंट्री में जितनी भी कंपनीज हैं, जब वो अपनी बैलेंस शीट बनाए, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करे, दे शुड फॉलो सेम टाइप ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। सिमिलरली इंडिया में जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ऑडिटर्स हैं, वो जब कभी भी अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करें, जब कभी भी इंडिपेंडेंट ऑडिटर के फंक्शंस को डिस्चार्ज करें, दे शुड फॉलो सम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस। तो सभी एक जैसी गाइडलाइंस अगर फॉलो करेंगे, उससे ऑडिट में स्टैंडर्डाइजेशन आएगा, हार्मनी आएगी, यूनिफॉर्मिटी आएगी। जैसे मान लीजिए बैंक ऑडिट करनी है, तो मैं करूं, आप करें, दिल्ली करें, बॉम्बे करें, कोटा करें, जयपुर करें, SBI हो, PNB हो, एक जैसी गाइडलाइंस हमें बैंक ऑडिट के लिए फॉलो करनी चाहिए। इसीलिए हम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, गाइडेंस नोट एक्सेट्रा इंस्टीट्यूट इशू करता है, ताकि स्टैंडर्डाइजेशन हो, हार्मनी हो और यूनिफॉर्मिटी हो। इसलिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप किए जाते हैं। ये तो हुआ नेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पास IFAC है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स,
और जो काम नेशनल लेवल पे आईसीआई का है वो इंटरनेशनल लेवल पे आईफैक का है। अब आईफैक के भी बहुत सारे जो डिविजन्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें से मैं 2 के नाम लिख रहा हूं जिससे हम यहां कंसर्न रखते हैं। IASB और IAASB। फ्रेंड्स आप नाम से ही समझ सकते हैं, लिखूंगा नहीं। IASB का मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड और इसका मतलब हो गया इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। जो काम हम नेशनल लेवल पे कर रहे हैं वो या यूं कहें कि जो ये काम इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं वो हमारी काउंसिल नेशनल लेवल पे करती है। फाइन, तो आप मॉड्यूल में जब देखेंगे तो पहले आपको टॉपिक आईफैक के बारे में ही दिया है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स एंड इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ने के लिए दूंगा। सबसे पहले आपको इसका इंट्रो दिया है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, हार्मनी और स्टैंडर्डाइजेशन लाने के लिए इसे एस्टैब्लिश किया गया था। 1971 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। और दूसरी बात जो आपको पढ़नी है, इसके ऑब्जेक्टिव्स। अब एक बात समझिएगा फ्रेंड्स, ये ऑर्गेनाइजेशन जो स्टैंडर्ड्स इशू करती है, हम सिर्फ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में जानते हैं, बट देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। अलग अलग तरह के स्टैंडर्ड्स हैं जो IAASB इशू करती है। आप मॉड्यूल में देखेंगे तो वहां अलग अलग नाम लिखे हुए हैं। मैं एक बार लिख देता हूं फिर आपको समझाता हूं। नंबर 1, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। नंबर 2, related services. Number 3, quality control. Number 4, अदर प्रोनाउंसमेंट। तो अभी आपको सिर्फ ये नाम ध्यान रखने हैं कि ये जो IAASB है, इसका ऑब्जेक्ट ये 4 तरह के स्टैंडर्ड्स को इंटरनेशनल लेवल पे इशू करना है। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड, रिलेटेड सर्विस मतलब ऑडिट से संबंधित जो और कोई सर्विसेज होती हैं उनसे रिलेटेड स्टैंडर्ड्स इशू करना, क्वालिटी कंट्रोल ताकि ऑडिट करते समय हम क्वालिटी मेंटेन करें उससे रिलेटेड स्टैंडर्ड, और फिर इनके अदर प्रोनाउंसमेंट। तो आप देखेंगे तो इसके ऑब्जेक्टिव में आपको ये 4-5 पॉइंट ही दिए हैं। तो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड, रिलेटेड सर्विसेज, क्वालिटी कंट्रोल और अदर प्रोनाउंसमेंट। फाइन, यही काम नेशनल लेवल पे आईसीआई कर रही है। अब इस बारे में थोड़ा सा आपको समझा दूं। ठीक है ना, हमारी जो आईसीआई है वो आईफैक की मेंबर है। फ्रेंड्स, जब इंस्टीट्यूट ने ये स्टैंडर्ड्स इशू करना शुरू किया तो समय समय पर इनके नाम बदलते रहे हैं। पहले इनको SAP के नाम से जानते थे, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस। फिर इसको चेंज करके नाम इनका AAS किया गया, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड, और अब इन्हें लेटेस्ट हम SAS के नाम से जानते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं। दूसरी बात समझिए, पहले ये जो स्टैंडर्ड्स है ये सीक्वेंशियली नंबर्ड हुआ करते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से, और कोई भी नया स्टैंडर्ड आता था तो फिर वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलता था। लेकिन चूंकि हम इंटरनेशनल लेवल पे आईफैक के मेंबर हैं, हमें अपने स्टैंडर्ड्स को इंटरनेशनल लेवल पे लाना है, उनके एट पार बनाना है। तो इंस्टीट्यूट को अपने स्टैंडर्ड्स को रीकैटेगराइज करना पड़ा, री नंबर करना पड़ा, रीनेम करना पड़ा और री इशू करना पड़ा। एग्जाम के एंगल से कोई बहुत ज्यादा रिलेवेंस नहीं, बस ऐसे ही ध्यान रखिए कि
अपने स्टैंडर्ड्स को इंटरनेशनल लेवल के बराबर लाने के लिए, एट पार लाने के लिए इंस्टीट्यूट ने अपने स्टैंडर्ड्स को रिकैटेगराइज किया, अलग अलग पार्ट्स में उनको क्लासिफाई किया। जैसा अभी मैंने कहा था कि पहले सीरियल नंबर होते थे और अभी अलग अलग कैटेगरी में हमने बांट दिया है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो पहले हमने उनको कैटेगराइज किया, उसके बाद में हमने उनकी नंबरिंग भी चेंज की, फिर आवश्यकता पड़ने पर उनके नाम भी बदले गए, और अब समय समय पर इंस्टीट्यूट उन स्टैंडर्ड्स को दोबारा भी अपडेट करके इशू करती है। ठीक है, ये सब चीजें आप मॉड्यूल में देख सकते हैं। AASB के बारे में आपको बताया है, और फिर आप देखेंगे तो उन्होंने 4 तरह के स्टैंडर्ड्स बताए। 5 तरह के होते हैं, लेकिन मॉड्यूल में आपको बॉक्स में 4 दिए हैं। लिखूं मैं कहीं, देखिए फिर मैं 5वां नाम भी ऐड कर दूंगा, पहले जैसा मॉड्यूल में दिया है वैसा बताता हूं। नंबर 1 SA, नंबर 2 SREs, उसके बाद में SAE, और उसके बाद में SRS। ठीक है, और जो 5वां मैं इसमें एड ऑन करना चाह रहा हूं वो यहां लिखता हूं मैं, SQC। सो नाउ आई कैन से कि हमारी इंस्टीट्यूट ने इन सभी स्टैंडर्ड्स को ब्रॉडली 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। SA मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, SRE मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, SAE मतलब स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट, SRS मतलब स्टेटमेंट ऑन रिलेटेड सर्विसेज, और SQC मींस स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। यही चीज आप पेज नंबर 1.19 पे भी देखेंगे, एक पूरा ओवरव्यू उन्होंने दिया है। और आप सिर्फ इतना देखिए, वहां पे 5 बॉक्स दिए हैं, 2 बॉक्सेस आपके लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, 2 बॉक्सेस राइट हैंड साइड पे हैं, और नीचे एक बीच में बड़ा बॉक्स दिया हुआ है। सो 5 कैटेगरी स्टैंडर्ड्स को हमने डिवाइड किया। आप देख सकते हैं, पहला SQC स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, जिनकी रेंज इंस्टीट्यूट ने 1 से लेकर 99 तक दी है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि क्वालिटी कंट्रोल से जितने भी रिलेटेड स्टैंडर्ड होंगे वो सब 1 से 99 के बीच में ही आएंगे। एक कैटेगरी है, जैसा मैंने कहा रिकैटेगराइज किया, तो ये हमने एक ब्लॉक बना दिया कि क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड स्टैंडर्ड 1 से 99 के बीच में रहेंगे। अभी तक इशू नहीं किए इतने, इशू एक ही किया है SQC 1, लेकिन ये एक रेंज उन्होंने दे दी है। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, इसको रेंज दी गई है 2000 से लेकर 2699 की। फिर है अश्योरेंस एंगेजमेंट 3000 से लेकर 3699 की, और रिलेटेड सर्विसेज जो हैं वो 4000 से लेकर 4699 तक हैं, और ये सब आपके कोर्स में नहीं है। आपके कोर्स में जो है वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, देख सकते हैं आप, बड़ा सा बॉक्स आपको दिया है, और उसकी जो रेंज है वो 100 से लेकर 999 तक आपको दी गई है। सो दिस इज द फ्रेमवर्क, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टैंडर्ड्स की इंस्टीट्यूट ने किस तरह से उसको इशू किया है। ठीक है ना। अब एक दो छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। ये स्टैंडर्ड चूंकि हमारे इंस्टीट्यूट इशू कर रही है, और हमने कहा इसका पर्पस हार्मनी है, स्टैंडर्डाइजेशन है, यूनिफॉर्मिटी है, तो इट इज मस्ट, इट इज कंपल्सरी फॉर एवरी ऑडिटर टू फॉलो दीज स्टैंडर्ड व्हेनेवर ही डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ऑफ ऑडिटर। तो आप जब भी इनमें से कोई काम करें, ऑडिट करें, रिव्यू करें, अश्योरेंस एंगेजमेंट हो या और कोई रिलेटेड सर्विसेज हो, ये स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, इट इज द ड्यूटी ऑफ मेंबर टू फॉलो दीज स्टैंडर्ड्स व्हाइल कंडक्टिंग ऑडिट। यदि किसी रीजन से, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप किसी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर पाते, तो ये बात आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखनी पड़ेगी, रीजन बताना पड़ेगा, ये फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आपने स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया, या इसको फॉलो नहीं किया तो कौन सा दूसरा प्रोसीजर लगाया, बट इट इज योर ड्यूटी। ठीक है, ये सब मॉड्यूल में लिखा है, आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद में देयर इज अ टॉपिक कंप्लायंस विद दीज डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय ICAI। जैसा अभी मैंने आपको बताया, कंप्लायंस विद दीज डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय ICAI। यहां इस टॉपिक पे लिखा है, इंस्टीट्यूट ने 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स इशू किए हैं। एक को हम बोलते हैं स्टेटमेंट्स, और दूसरे को हम बोलते हैं गाइडेंस नोट। मैं लिखूं कहीं, मेरे पास जगह हो तो यहां लिखता हूं। और दूसरा ये दोनों वर्ड याद रखिएगा। स्टेटमेंट्स में सारे स्टैंडर्ड्स आते हैं,
ठीक है ना। तो इंस्टीट्यूट ने दो तरह के डॉक्यूमेंट्स इशू किए हैं फ्रेंड्स, एक को हम बोलते हैं स्टेटमेंट और दूसरे को बोलते हैं गाइडेंस नोट। स्टेटमेंट्स में सारे स्टैंडर्ड्स आते हैं और इंस्टीट्यूट का कहना है दीज आर मैंडेटरी, दीज आर कंपलसरी फॉर द ऑडिटर। तो जब भी आप ऑडिट करें इन्हें फॉलो करना आपके लिए जरूरी है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। फाइन। और ये जो गाइडेंस नोट है एज द नेम सजेस्ट ये आपकी हेल्प, आपकी गाइडेंस के लिए है, इसलिए ये रिकमेंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं है। लिख दूं क्या मैं आपके लिए? मैंडेटरी और रिकमेंडेटरी, शॉर्ट में लिख दिया है। सो स्टेटमेंट्स इशूड बाय आईसीएआई आर मैंडेटरी फॉर ऑडिटर। हर ऑडिटर को ऑडिट करते समय इन्हें फॉलो करना होगा। और जो गाइडेंस नोट है वो रिकमेंडेटरी है, आपको फॉलो करने चाहिए लेकिन कंपलसरी नहीं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। आपको एक बार मॉड्यूल में से पढ़ लेना है। पहले आईफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, IAASB के बारे में पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन, इसके ऑब्जेक्टिव्स। हम तैयार रहें, आने के चांसेस कम है लेकिन पूछ ले तो वी शुड बी रेडी। तो इतना भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो मोर देन इनफ, इससे ज्यादा नहीं आएगा एग्जाम में। इंट्रोडक्शन और इसके ऑब्जेक्टिव, ये 4-5 तरह के, ये 5 है, मैंने इन दोनों को एक साथ लिख दिया है। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 स्टैंडर्ड्स को इशू करना। हमारी आईसीआई चूंकि इनकी मेंबर है तो हमने भी उसी तरह के स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं ताकि स्टैंडर्डाइजेशन हो। हर ये सब मैंने बता दिया है आपको, एक बार देख लीजिएगा आप किस तरह से हमारे यहाँ इंडिया में स्टैंडर्ड्स को कैटेगराइज किया गया है। और फिर मैंने बताया स्टेटमेंट्स यानी स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी एंड गाइडेंस नोट्स आर रिकमेंडेटरी। फाइन है, फाइन इनफ। चलिए आगे चलते हैं, आपको पढ़ना रहेगा एक बार। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अगेन इजी। देखिए आप मॉड्यूल में टॉपिक नंबर 9 है एंड इट इज क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। बड़ा आसान टॉपिक है, मैं सिर्फ आपको एक आउटलाइन दूंगा फिर आपको पढ़ना रहेगा। क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर, एक ऑडिटर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। तो ये तो आप रीड आउट कर सकते हैं लेकिन कुछ कीवर्ड्स हैं वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं इसमें क्या लिखा है। फर्स्ट पैराग्राफ की 3rd लाइन देखिएगा, ऑडिटर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। ही शुड बी टैक्टफुल, उसमें टैक्ट होने चाहिए। टैक्ट मतलब लोगों से काम करवाना, इंफॉर्मेशन लेना, है ना, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में, अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग एनवायरनमेंट में ऑडिट करना, इट्स एन आर्ट। टैक्ट होना चाहिए आप में। कॉशन मतलब सावधानी, फर्मनेस, गुड टेम्पर, इंटीग्रिटी, डिस्क्रिशन। इंटीग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी। आई रिपीट, टैक्टफुल होना चाहिए, कॉशियस सावधान रहना चाहिए, फर्मनेस, फर्मनेस का मतलब ही शुड बी स्टैंड स्टिल ऑन हिज प्रिंसिपल्स। एक बार जो डिसीजन आपने ले लिया तो फिर किसी के कहने से आपको उसे चेंज नहीं करना है। फर्म होना चाहिए आपका डिसीजन। गुड टेम्पर होना चाहिए, आपका टेम्परामेंट कूल होना चाहिए क्योंकि अलग अलग तरह के लोगों के साथ आप डील करते हैं। कई बार आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, नहीं मिलती है, कभी फ्रस्ट्रेशन होता है, इरिटेशन होता है, बट ऑडिटर शुड हैव अ गुड टेम्पर। इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्टी। डिस्क्रिशन अपनी इच्छा मतलब अपने ओन जजमेंट्स और डिसीजन लेने की एबिलिटी आप में होनी चाहिए। इंडस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, जजमेंट लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, धैर्य पेशेंस होना चाहिए आप में, क्लियर हेडेडनेस मतलब वही फर्मनेस होनी चाहिए कि डिसीजन लेने में आपकी क्लैरिटी हो, किसी तरह की एम्बिग्युइटी कंफ्यूजन्स ना हो। ठीक है, उन्होंने कहा है कि एक वो सभी क्वालिटीज जो एक अच्छे बिजनेसमैन में होनी चाहिए वो सब ऑडिटर में भी होनी चाहिए। फिर लिखा है ही मस्ट हैव हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी। इंडिपेंडेंस जो है वो ऑडिटर के लिए सबसे बड़ी क्वालिटी है। ठीक है, और उसके बाद कहा है ही मस्ट हैव थोरो नॉलेज ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट कर रहे हैं उससे संबंधित जो भी कानून है उनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे तो उन्होंने कहा उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, जनरल मैनेजमेंट, बिजनेस, कॉर्पोरेट लॉज, कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम, टैक्सेशन, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इन सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। सो ऑल दीज आर एट्रीब्यूट्स एंड क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर जो उसमें होनी चाहिए, तभी जाके आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुली ऑडिट कर पाएंगे। सो इजी टॉपिक, क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर। तो आज के लेक्चर में हमने दो ही टॉपिक पढ़े हैं। एक जो हमने पढ़ा था नंबर 8 वाज स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस। इंडिया में स्टैंडर्ड्स किस तरह से इशू किए जाते हैं और क्या उसका एक फ्रेमवर्क है।
और दूसरा एक आसान सा टॉपिक हमने पढ़ा, एक ऑडिटर में क्या क्या एट्रीब्यूट्स, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। मॉड्यूल में से एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ ले, कोई भी कंफ्यूजन होता है मुझसे पूछिए। फिर अब जो अगले 2 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो टेक्निकल है, क्योंकि हम अब हमें 2 स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं, तो उनके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे।